नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है 30 मई 2026 और आज हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्री आईवी, लाइव मिंट जैसे विभिन्न सोर्सेज में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। साथियों, हमारा जो पहला आर्टिकल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा द्वारा भेजा गया चंद्रयान 2 था उसने डिटेक्ट किया है मून के सरफेस के ऊपर एक आइस के टुकड़े को, जो कि क्या है साउथ पोल में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ की टर्म है जो कि एग्जाम से रिलेटेड जरूरी है। आइए इन सभी चीजों को डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात किया जा रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा बेसिकली क्या है ये फाइंडिंग की गई है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसके द्वारा ये बेसिकली जो कार्य है वह किया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें नज़र आता है कि ये एक प्रकार से ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है यह जनरल एनपीजे स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर यहाँ पर छपा हुआ था। ठीक है, जो कि क्या है एक प्रकार से साइंस का जर्नल है, यहाँ पर साइंस की न्यूज़ छपा करती है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें एक प्रकार से वाटर आइस देखने को मिला है लूनर सरफेस पे इनसाइड परमानेंटली शैडो रीजन। अब ये परमानेंटली शैडो रीजन क्या होता है? मान लीजिए ये एक मून है। अब मून के ऊपर क्या होता है, कई बार क्या होता है क्रेटर्स होते हैं। क्रेटर का मतलब हो गया बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अब उन्हीं गड्ढों के अंदर हमें एक और बड़ा छोटा गड्ढा देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर ये मून का सरफेस देख सकते हो और मून के सरफेस पे बहुत सारे गड्ढे हैं। इन गड्ढों में भी अगर आप देखोगे इसको जूम करके तो आपको ये पूरा का पूरा ये होल नजर आएगा। अब ये जो मून के क्रेटर के भीतर जो छोटा सा क्रेटर होता है उसको बोला जाता है शैडो क्रिएटर। ठीक है, शैडो क्रेटर इस वजह से पता चल गया होगा क्योंकि वो क्या है, यहाँ पर जो धूप है या जो सूरज की किरणें हैं वो ना के बराबर पहुंचती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक प्रकार से आइस डिपॉजिट हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है और यहाँ पर क्या है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। और ठीक है, और इसी के साथ साथ आइस में हैव सर्वाइव्ड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, और ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आइस है वो लाखों वर्ष यहाँ पर पुरानी हमें नजर आती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 2 का रोल किस प्रकार से रहा इसको खोजने में। तो इसके अंदर एक सिस्टम लगाया गया था जिसको बोला जाता है DFSAR, जिसको वो कहते हैं ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये सिंथेटिक जो अपर्चर रडार है इसके अंदर दो बेसिकली क्या है धाराएं होती हैं या फ्रीक्वेंसी वेव होती हैं, जिसका नाम है L बैंड और दूसरा है S बैंड। अब बेसिकली क्या है, मून के सरफेस पे हम इस प्रकार से क्या करते हैं रेडिएशन भेजते हैं और कुछ रेडिएशन लौट के आती है और कुछ वहीं पर क्या है एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो उन्हीं फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर क्या है हम ये सारी चीजें पता लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये परमानेंटली शैडो रीजन होता है, इसको PSR के नाम से जाना जाता है। और ये जो जो मून है उसका जो लूनर इलाका है, लूनर पोल है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जो सनलाइट है वो ना के बराबर पहुंचती है। मान लीजिए ये है मून और मून का ये है नॉर्थ साइड और दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा साउथ साइड। अब चूंकि सूरज की किरणें इस तरह से आती हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें देखने को मिलती हैं, उससे कम सूरज की किरणें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो नॉर्थ का इलाका है वहाँ पे तो सूरज की किरणें पहुँच ही नहीं पाती है और साउथ के इलाके में। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर क्या है देखने को मिलता है नॉर्थ और साउथ में परमानेंटली शैडो जोन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और जो टेम्परेचर है वो 25 केल्विन से भी नीचे नीचे चला जाता है। तो इतना ज़्यादा ठंडा आपको यह पूरा का पूरा एरिया देखने को मिलेगा। साथियों, ये जो पूरी की पूरी खोज है वाटर की या फिर आइस के प्रेजेंस होने की, ये एक प्रकार से क्या है
हमें दर्शा रहा है कि फ्यूचर में हम क्या है यहाँ पर मिशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है रिसोर्स, अदर रिसोर्स होने की संभावना है जो मानव के जीवन को क्या है इस स्थान पर हल्का सा संभव बना सकता है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जो स्टडी थी वह कर ली। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आया था जो कि क्या है डबल शैडो क्रेटर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था डबल शैडो क्रिएटर क्या है, ये मून है, मून के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे गड्ढे हैं यानी क्रिएटर है। अब इन क्रिएटर के अंदर भी क्या है छोटे छोटे गड्ढे हैं, और वो जो छोटे छोटे क्रिएटर है गड्ढे हैं उन्हीं को डबल शैडो क्रिएटर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कोल्ड रीजन होता है, बाकी चीजें आप यहाँ पर अपने आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर का प्रेजेंस होना बता रहा है कि यहाँ पर ड्रिंकेबल वाटर मिल सकता है, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, इस एरिया में अब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किस लिए करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या है हम एक प्रकार से फ्यूल का जनरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ परमानेंट लूनर बेस हम यहाँ पर बना सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस को यहाँ पर किया जा सकता है, यानी लोगों को यहाँ पर रखा जा सकता है। ठीक है, ताकि वो क्या है जो हमारा अंतरिक्ष है उसका और भी अच्छे से अध्ययन करे। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ थी, हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे मून के ऊपर आर्टेमिस प्रोग्राम भी देखने को मिलता है जो कि नासा के द्वारा चलाया गया था। इसी के साथ हमें यहाँ पर जो लूनर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसमें भी यहाँ पर क्या है ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है वो प्रमुख रूप से भूमिका निभाने वाला है इन फ्यूचर में। इंडिया का कोई प्रोग्राम है क्या, तो इंडिया मैंने आपको बताया ही कि चंद्रयान 2 के माध्यम से क्या है जो कि 2019 में भेजा गया था, उसी के माध्यम से ये सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये सब हमने पहले ही भेज रखा है मून के ऊपर, ये सारे मिशन हैं। इसी के साथ चंद्रयान 3 के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमने सक्सेसफुल लैंडिंग की थी, हालांकि जो सॉफ्ट लैंडिंग थी वो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ हमने सक्सेसफुल लूनर लैंडिंग कर लिया है साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के माध्यम से अभी 2023 में, और इस प्रकार से हम दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन चुके हैं, यानी पूरे दुनिया में अभी कोई भी साउथ पोल पर नहीं गया है। ठीक है, वहां पर लैंडिंग नहीं कर पाया है, जबकि इंडिया ने क्या है साउथ पोल पर क्या है अपनी लैंडिंग करके इतिहास यहाँ पर रच रखा है पहले से ही। ठीक है, ये कुछ की फैक्ट है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सिंथेटिक अपर्चर रडार होता क्या है, तो यहाँ पर और मून का साउथ पोल की इंपॉर्टेंस क्या है जो कि हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं। अब ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है इसके अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं कि सेंसिंग टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि एल बैंड और दूसरा है एस बैंड, और वो फ्रीक्वेंसी भेजती है, उसके माध्यम से हम क्या है चीज़ों का पता लगाते हैं कि वहाँ सरफेस पे क्या है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है डे नाइट वर्क करने वाला एक रडार है जो कि क्या है इमेज प्रोवाइड कराता है। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये क्या प्रोवाइड कराता है, इमेज। जैसे कि ऊपर अभी हमने इमेज देखा, ये उसी के द्वारा इमेज बनाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है ये जो सरफेस है उसको पेनिट्रेट कर सकता है, और एक प्रकार से जो सब सरफेस फीचर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण कारीगर हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंडिया के लिए ये सारी की सारी जो खोज है वो किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इंडिया की एक प्रकार से साइंटिफिक अचीवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इसके माध्यम से इंडिया के अंदर जो स्पेस का लीडरशिप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इससे जो फ्यूचर हमारे स्पेस मिशन है उसको मजबूती प्रदान की जाएगी। और जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया का स्पेस सेक्टर आगे बढ़ रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पर क्या है अपना इंटरेस्ट शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो बाकी चीजों को, यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल खत्म होता है, और इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमानेंटली शैडो रीजन, यानी परमानेंटली शैडो रीजन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है दे आर मोस्टली फाउंड नियर द लूनर पोल, यानी ये लूनर पोल है वहीं पर पाए जाते हैं ये जो परमानेंटली शैडो रीजन होते हैं।
आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक है, ठीक है, या कितने ऑप्शन ठीक हैं। तो यहाँ पर दे रिसीव डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, पूरे साल भर क्या है, लाइट रहती है, सनलाइट रहती है। इसी के साथ दे कंसिडर्ड पोटेंशियल रिजर्वायर ऑफ वाटर आइस, यहाँ पर क्या है, हमें पोटेंशियल देखने को मिलता है, यानी हमें संभावना है कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पानी का प्रेजेंस और आइस का प्रेजेंस हो सकता है, ठीक है, इस परमानेंटली शैडो रीजन के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको साथ साथ यहाँ पर बताते चलते हैं, हालांकि आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिलता है ऑप्शन जो 2 है वो पूरी तरह से गलत है, कि भाई एक तो मैंने बोल दिया पहले से ही ये परमानेंटली शैडो जोन है। अब परमानेंटली शैडो जोन पे सनलाइट कैसे पहुंचेगी, ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर हम बाकी 2 ऑप्शन देखते हैं वो ठीक है और दूसरा ऑप्शन गलत है। इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 3 सही आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन, ये एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको फ्री में कुछ पीडीएफ आपको क्या है, प्राप्त हो जाएंगी। इसी के साथ साथ करंट अफेयर के लिए पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए है 499 में, जिसमें आपको डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर का बुकलेट पीडीएफ के फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए पूरे साल भर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी, पूरा जो करंट अफेयर है वो आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। यहाँ पर आप एक बार ग्रुप ज्वाइन करेंगे, फिर आप क्या है, सालों साल इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी के साथ आता है ये टेलीग्राम आईडी, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट करके जो आगे की बात है वह कर सकते हैं। इसी के साथ वापस आते हैं हम अपना, कि एक हमारा आर्टिकल है जो कि क्या है, अभी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, पैरोल और यहाँ पर फुल रो, एंसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इन सभी में की डिफरेंस क्या है, आइए इस आर्टिकल में देखते हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो गुरमीत राम रहीम है, उनको क्या है, 30 दिन की अभी पैरोल दी गई है। अब पैरोल, इसी वजह से ये सारे के सारे जो की टर्म है वो क्या है, न्यूज़ में बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रिजन होता है, यानी जो हमारा पुलिस सिस्टम होता है वो स्टेट के अंदर आता है, सभी को पता है। इसी के साथ साथ पुलिस अगर स्टेट में है तो नॉर्मल सी बात है, जो कैदी है वो भी स्टेट की ही क्या बोलते हैं, जिम्मेवारी होगी, और उनसे संबंधित जितने भी कानून है वो स्टेट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और ये सारा का सारा सिस्टम मेंशन है 7th शेड्यूल के अंदर, जहाँ पर क्या है, 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के अंदर जो नॉन जुडिशरी पुलिस का पूरा सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हम अगला देखते हैं, ये सारा का सारा जो बेसिक बात है वो हमने यहाँ पर कर लिया है। ये सारे एक्ट हैं जिसके माध्यम से क्या है, स्टेट अपना जो गवर्नेंस है वो चलाता है, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस जो कि है 2023, इसके माध्यम से ये जो पुलिस है वो अपना पूरा शासन चलाती है। इसी के अंदर ही हमें देखने को मिलता है पैरोल का जिक्र है। अब पैरोल क्या होता है, ये आमतौर पर क्या है, एक प्रकार से फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है आई गिव माई वर्ड ऑफ ऑनर, यानी मैं बेसिकली आपको एक प्रकार से अपने संदर्भ के रूप में क्या कर रहा हूँ, एक ओनर प्रदान करता हूँ, यानी आपको क्या है, कुछ छूट, विशेष रियायत प्रदान करता हूँ। इसके अंतर्गत, पैरोल के अंतर्गत क्या होता है कि टेम्परेरी बेस पे जो कैदी होते हैं उनको रिलीज किया जाता है, हालांकि उनको लीगल कस्टडी के अंदर ही रखा जाता है, पूरी तरह से उनको छोड़ा नहीं जाता है, बस उनको कुछ समय के लिए जो बाहर है किसी खास कार्य के लिए छोड़ा जाता है। पर्पस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए फैमिली में किसी की डेथ हो गई, सीरियस अगर बीमारी हो गई, घर में किसी की शादी है और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, या एजुकेशनल कोई पर्पस है, एजुकेशन से संबंधित अदर एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन सभी में क्या है, पैरोल कैदियों को प्रोवाइड किया जाता है।
अगर हम अदर की फीचर की बात करें तो क्या है, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये कोई लीगल राइट नहीं है। अगर क्या है, जो जेलर है अगर उसको मना करे तो क्या है, ये जो पैरोल की एक प्रकार से लीव है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है। अगर वह रिजेक्ट करता है तो क्या है, इसके प्रति हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया तो आपको पैरोल नहीं मिलेगी। अगर हाई कोर्ट ने हाँ कर दिया तो आपको क्या है, जेलर और जो बाकी प्रशासन है वो नहीं रोक सकते। अब दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा फुरलो। फुरलो बेसिकली क्या है, ये भी एक प्रकार का टेम्परेरी रिलीज है जो कि जेल से प्रदान किया जाता है। अब ये क्या है, लॉन्ग टर्म जो प्रिजनर होते हैं उनके लिए ये होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रिजनर यानी जिसको उम्र कैद की सजा दी गई है। अब कोई कैदी है, वो क्या है, जो अपना बाहर की सोसाइटी है उससे अपना जो रिलेशन है या जो फैमिली है उससे अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ये बेसिकली जो फुरलो है वो प्रदान किया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे कैदियों को ही दिया जाता है जो लॉन्ग टर्म कन्विक्टेड है, ठीक है। जो कुछ समय के लिए जेल में अभी रखा जाना है उनको ये फुरलो प्रदान नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पर की डिफरेंस भी एक टेबल के अंदर देख सकते हो। स्पेसिफिक इमरजेंसी रीजन की वजह से पैरोल दिया जाता है, फुरलो को सोशल और फैमिली टाइज को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर क्या है, कंसेशन दिया जाता है, यहाँ पर स्टेटरी राइट है, यहाँ पर क्या है, रीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, और यहाँ पर क्या है, किसी भी रीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। जो जेलर है उसके बिहाफ पर या जो हाई कोर्ट है उसके बिहाफ पर आपको फुरलो दिया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी बेस पर सस्पेंड किया जाता है, और यहाँ पर क्या है, सेंटेंस रेमिशन के बिहाफ पर दिया जाता है। यहाँ पर पीरियोडिक होता है यानी कुछ निश्चित समय के लिए ही दिया जाता है, और ये क्या है, जरूरत के अनुसार दिया जाता है। अब पीरियोडिक का मतलब ये है कि आपको अभी 30 साल की सजा दी गई है और अभी आपकी उम्र कितनी है, मान लीजिए 20 साल है, ठीक है। तो अगर आपका एक टाइम डिसाइड कर देंगे कि 10 साल के अंदर इतने दिन की आपको फुरलो मिलेगी, ठीक है, या फिर 15 साल में आपको इतने दिन की फुरलो मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार का था। अब हम एक और कॉन्सेप्ट जिक्र कर लेते हैं, वो क्या है, किस किस को पैरोल नहीं दिया जाता, यानी जो हैबिचुअल ऑफेंडर है और जिनका टेरर रिलेटेड कन्विक्शन हमें देखने को मिलता है। यानी कोई टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व है तो उसको फुल रो नहीं दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ क्या है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनको भी फुल रो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी बार बार जेल में आते जाते रहते हैं उनको भी नहीं मिलेगा। और या फिर अगर गवर्नमेंट को लगता है या जो प्रशासन है उसको लगता है कि ये बाहर जाएगा और बाहर जाके क्या है, गलत काम करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो पैरोल है वो ग्रांट नहीं की जा सकती। इसी के साथ साथ यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल हमें देखने को मिलती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी क्या है, एक प्रकार का लीगल प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि बिफोर अरेस्टिंग हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल, पुलिस आपको आ रही है गिरफ्तार करने और आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर केस में आपको गिरफ्तार किया जाना है, तो आप पहले से ही एक वकील को बुलाकर एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको बाद में कोर्ट के अंदर डायरेक्ट प्रेजेंट होना होगा, और तब तक के लिए क्या है, पुलिस आपको क्या है, हथकड़ी नहीं लगा सकती। अब ये इसके क्या है, लीगल बेसिस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, हाई कोर्ट जो होता है और जो सेशन कोर्ट है वो ही इस प्रकार का क्या बोलते हैं, प्रोविजन कर सकती है, यानी एंटीसिपेटरी जो बेल है वो प्रदान कर सकती है। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसके अंदर काम कर सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसी के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, यानी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई पुलिस है वो झूठा केस बना के किसी को अंदर डालना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ये जो एक प्रकार से एंटीसिपेटरी बेल है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। अब यहाँ पर रेगुलर बेल और जो एंटीसिपेटरी बेल है दोनों में डिफरेंस भी बता रखा है।
यहाँ पर आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे पढ़ते पढ़ते आपको आंसर कर देना है, लास्ट में अभी आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन अ पहला स्टेटमेंट है व्हेन अ प्रिजनर मेक आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ राइट। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रिजनर है अगर उसने सफिशिएंट अमाउंट में जो अपना कैद का समय था वो काट रखा है और उसने पैरोल की अगर अनुमति मांगी है तो उसकी अनुमति को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो नॉर्मल सी बात है, पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरह से ही गलत हो गया, क्योंकि ये पूरी तरह से जो जुडिशरी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि किसको पैरोल दिया जाए, किसको क्या बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल दिया जाए या ना दिया जाए, या फिर इस प्रकार से फुरलो किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, ये सब कोर्ट डिसाइड करता है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन द पैरोल रूल्स। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अपने अपने नियम होते हैं। तो हाँ, नॉर्मल सी बात है, हर एक स्टेट के अपने अपने क्या है रूल्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या है सही आंसर है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डगमगाई हुई है। ठीक है, अब इसी संदर्भ में यहाँ पर दो टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता चला जा रहा है। पहला क्या है, इन्फ्लेशन। ठीक है, और दूसरी तरफ है अफोर्डेबिलिटी। यानी इन दोनों में क्या है, द्वंद्व चल रहा है। सरकार का आज के समय में हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो इन्फ्लेशन 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 पे है। सरकार ये कह रही है कि इतना सब कुछ हो गया, वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस आ गया, लेकिन हमने अपना क्या बोलते हैं नीतियों के माध्यम से देश के अंदर उस लेवल का इन्फ्लेशन नहीं आने दिया जिस लेवल का बाकी देशों में चल रहा है। ठीक है, और कई हद तक बात सही भी है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं कि भाई सरकार, आपने जो इन्फ्लेशन है उस पे चलो मान लिया कि बाकी देशों के मुकाबले आपने ठीक काम किया है, लेकिन आप यहाँ पर क्या है अफोर्डेबिलिटी को क्यों भूल जा रहे हो। अब अफोर्डेबिलिटी क्या है आइए डिटेल में देखते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है, वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर क्या है इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और पॉलिसी मेकिंग जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और जो इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने वाले मेजर्स लिए जा रहे हैं उन सभी का यहाँ पर हमें पूरा का पूरा हाईलाइट देखने को मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन के बजाय जो अफोर्डेबिलिटी है उसको कहीं भी हाईलाइट नहीं कर रही है। वेदर देयर इनकम कैन कीप पीस विद द राइजिंग प्राइस, इसका बेसिकली यही मतलब होता है ये अफोर्डेबिलिटी का। मान लीजिए, अभी हम डिटेल में चलिए बात करेंगे, अभी आगे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर बात बोल रहा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन क्या है, एक जनरल प्राइस है जो कि क्या है वस्तुओं और जो सेवाओं की ऊपर लगा करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वस्तु है उसका क्या है 100 रुपए दाम है। ठीक है, या फिर कोई सर्विस है उसका 100 रुपए दाम है, और आगे चल के क्या है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर 5 रुपए की वृद्धि हो जाती है। कितने रुपए की, 5 रुपए की। तो ये 5 रुपए जो बढ़े यही क्या है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो 5% यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 5% का प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला है। और ये जो प्राइस में इंक्रीज है ये क्या है, दो आधार पर मापा जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, पहला जो बेस है वह क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बिहाफ पर, और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बिहाफ पर। कंज्यूमर क्या खरीद रहा है और उसको कितने रुपए में पड़ रहा है उसके आधार पर, और जो होलसेल लेवल पे जो कंपनियां बेच रही हैं उसका क्या प्राइस है, इन सभी को कैलकुलेट करके हम बेसिकली इन्फ्लेशन निकालते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि 4% इन्फ्लेशन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ। आप 4% किसी सामान की जो एक प्रकार से मूल्य है, कॉस्ट है, उसके अंदर
नॉट कॉस्ट बल्कि प्राइस। ठीक है, किसी की वस्तु की प्राइस में 4% की वृद्धि, इन 4% का इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। तो अफोर्डेबिलिटी ऐसी बात को रेफर करता है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति की एबिलिटी, हाउस होल्ड टू परचेस गुड एंड सर्विसेज विद देयर इनकम। एक व्यक्ति की अपनी जो बेसिक इनकम है, उस इनकम के आधार पर किसी वस्तु को खरीदने की जो क्षमता होती है, उसी को हम कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की पहले आय थी 100 रुपए और वो 100 रुपए में अपना पूरा का पूरा जो घर था वह चलाया करता था। लेकिन अभी मैंने उदाहरण दिया कि वस्तुओं के प्राइस में अब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 5% की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन 5% बढ़ा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि वस्तुओं के जो दाम है, इन्फ्लेशन है, वो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो इनकम है वो क्या है, घटती हुई यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज समझा देता हूँ। एक शब्द है जिसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। देखो, कभी कभी क्या होता है कि वस्तुओं का प्राइस बढ़ाने की बजाय अगर हम वस्तुओं का प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, ये बात। श्रिंकफ्लेशन भी एक चीज होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आप वस्तुओं का प्राइस नहीं बढ़ाते हो, बल्कि क्या है, जो आपके पास वस्तु आप बेच रहे हो उसके अंदर क्वांटिटी में कमी कर देते हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलता है पार्ले जी का बिस्किट। ठीक है, मुझे याद है कि आज से लगभग क्या बोलते हैं 10 साल पहले पार्ले जी के अंदर 16 बिस्किट आया करते थे, लेकिन आज के समय में कितना बिस्किट आता है, सिर्फ और सिर्फ 6 बिस्किट आते हैं। तो आप 10 सालों के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो आप समझ सकते हो कितना बड़ा, डबल से भी ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, प्राइस में तो चेंज नहीं आया, इसलिए कुछ नहीं कह सकते, इन्फ्लेशन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं की यहाँ पर क्वांटिटी में कमी हो गई है, इस वजह से इसको बोला जाता है श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि आपने क्या है, 5 रुपए की वृद्धि नहीं की है, बल्कि 100 रुपए जो पहले कमाता था ना आदमी, पहले उस 100 रुपए में वो क्या है, 16 पार्ले जी का बिस्किट खरीद लेता था। अब 16 बिस्किट में क्या है, वो अपने तीन चार अगर उसके घर में 4 सदस्य हैं तो सबको 4-4 बिस्किट वो दे देता था, यानी 4 चौक 16। लेकिन अब वो क्या है, अपने घर में सभी को 4-4 बिस्किट देने के लिए उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे अब, 6×6 = 12, 6×3 = 18, लगभग उसको क्या है, डबल से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक साल का संदर्भ देखें तो इससे कम हो सकता है, लेकिन मेन बात आपको यहीं पे समझनी है कि ये जो श्रिंकफ्लेशन है, इसकी वजह से क्या है, अफोर्डेबिलिटी के अंदर जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है। यानी किसी भी इंडिविजुअल की जो, या फिर हाउस होल्ड की जो किसी वस्तु को परचेस करने के लिए या किसी सर्विस को परचेस करने के लिए क्या बोलते हैं, जो उसकी एबिलिटी है उसके अंदर गिरावट देखना, यही क्या है, अफोर्डेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो अफोर्डेबिलिटी है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर बात डिपेंड करता है इनकम ग्रोथ कितनी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस बढ़ रहा है और आपकी जो इनकम है वो अभी भी 100 रुपए है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हुई है या ज्यादा हुई है, तो यहाँ पर कम हुई है अफोर्डेबिलिटी। फिर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर वो बढ़ जाती है, घट जाती है, तो यहाँ पर क्या है, अफोर्डेबिलिटी भी घट जाएगी। परचेजिंग पावर अगर घट जाता है तो अफोर्डेबिलिटी भी घट जाएगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ जाता है तो अफोर्डेबिलिटी घटेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा चीज महंगी होगी, अफोर्डेबिलिटी यानी उसको खरीदने की क्षमता हमारी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आज के इकोनॉमी में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो अफोर्डेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी।
परचेजिंग पावर अगर बढ़ेगी तो अफोर्डेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर बढ़ेगी तो अफोर्डेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो इस आधार पर यहाँ पर मैंने, यही रीज़न है कि इसको इतना ज़्यादा डेप्थ और इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पर कुछ अफोर्डेबिलिटी से संबंधित चीज़ें हैं वो आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर प्राइस का जो एग्जाम्पल लेके इन्होंने बताया है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है, आंकड़ों के माध्यम से। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। अभी यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिल रहा है, यूके जैसी डेवलप कंट्री में देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास इनकम तो उतनी ही है लेकिन वस्तुओं के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ऑयल के प्राइस की वजह से, ठीक है। इंडिया में भी इसकी वजह से क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कॉस्टली होती जा रही है, फूड का इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वो घटता चला जा रहा है। दूसरी तरफ क्या है, इंडिया 90% जो ऑयल है वो बाहर देशों से मंगाता है, ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्री से मंगाता है। तो इन सभी वजह से इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि अफोर्डेबिलिटी क्या है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ और इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है और जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं रोल ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई का इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या बेसिकली दायित्व है या मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है कुछ इनके पास, ठीक है, कि भाई आप क्या कीजिए ना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक बैंक हैं, अब बैंक से आप बेसिकली एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो और फैक्ट्री लगाने के लिए आप यहाँ पर क्या गए, कहाँ गए, बैंक के पास लोन लेने के लिए। अब यहाँ पर बैंक ने आपको कहा कि हम क्या है आपको 100 रुपए देंगे, लेकिन 100 रुपए के बदले में आपको क्या है 120 रुपए देना पड़ेगा जब आपका क्या बोलते हैं काम हो जाए। तो बेसिकली क्या है, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आया ये बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट है या फिर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, ये इंटरेस्ट रेट को ना कभी बढ़ाती है कभी घटाती है, जिससे कि जो पूरा का पूरा मार्केट है उसके अंदर मनी को कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक घर खरीदना, यहाँ पर फैक्ट्री की जगह घर मान लेते हैं या फिर कोई और चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। फैक्ट्री का उदाहरण हल्का सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप हाउस लेना चाहते हो, बैंक के पास गए, बैंक ने कहा 120 रुपया पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है, लोग क्या है, अब क्या है ज्यादा घर खरीदेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग अभी के समय ना ज्यादा घर ना खरीदें, क्योंकि पहले से ही क्या है देश में अभी क्या है एक प्रकार से आर्थिक स्थिति खराब है। सरकार चाहती है कि इस पैसे का यूज वो आदमी क्या करे, अपने भोजन पे या फिर क्या बोलते हैं छोटी मोटी चीजें खरीदने पर ज्यादा लगाए, जिससे क्या है कि जो पूरा मनी है वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो। तो सरकार क्या करेगी, अब बोलेगी हम इंटरेस्ट रेट ना 20 की जगह क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो आदमी अभी घर खरीदने वाला था वो अब घर नहीं खरीदेगा। तो इस आधार पर क्या है, जो गवर्नमेंट है वो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, यानी जो बैंकों के अंदर ब्याज दर होता है उसको कम ज्यादा करके जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर पैसे के जो फ्लो है उसको बेसिकली कंट्रोल करती है, या दूसरे शब्दों में कहे जो प्राइस है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करती है। इसी तरह से और भी टूल है जैसे कि रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, फिर इसके अलावा लिक्विडिटी मैनेजमेंट, और इन सभी का ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है मुख्य रूप से कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि ये जो अफोर्डेबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है भाई, जितने भी नेगेटिव चीज आपको नजर आए ना इकोनॉमी में, वो सारे फैक्टर क्या हैं, आपका क्या बोलते हैं, अफोर्डेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अगर हॉस्पिटल का दाम बढ़ गया तो आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी। हॉस्पिटल का दाम अगर क्या बोलते हैं, दवा का खर्चा जो बेसिकली
कम हुआ तो आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ऑयल का प्राइस, फिर इसके बाद प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेज, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है हमारी अफोर्डेबिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ये पूरा आर्टिकल था इसको बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ पढ़ लिया, और एग्जामिनर यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न पूछेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रूप में किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो आर्टिकल है वो क्या हमें देखने को मिल रहा है, ये भी आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई ने आरबीआई ने अभी वैसे प्लानिंग कर रही है कि वो क्या एक किल स्विच मैकेनिज्म लेकर आए। अब किल स्विच आपने देखा ही होगा, ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अपना जो पूरा ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है उसको ऑन ऑफ कर सको। ठीक है, इसी को बोला जाता है किल स्विच मैकेनिज्म। अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, डिटेल में चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो बैंक होते हैं और जो कस्टमर होते हैं उनको क्या है, एक सुविधा प्रदान की जाएगी कि जब वह चाहें अपना जो पूरा बैंक अकाउंट है उसको इंस्टेंटली फ्रीज कर दे, अपना जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको रोक ले, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है या साइबर फ्रॉड हुआ है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनको कहीं पैसा नहीं देना था और क्या बोलते हैं गलती से उन्होंने किसी और बैंक में ऐसा उनको लग रहा है कि ओटीपी और इन सभी के माध्यम से उनका पैसा लूटा जा सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, और आपका फोन हैक हो रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंपल सा क्या कीजिए, अपना जो बैंक अकाउंट है उसी को फ्रीज कर दीजिए, तो आपका जो बैंक है उससे कोई पैसा नहीं ले पाएगा। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों लाई जा रही है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम ये सब बढ़ता चले जा रहा है इस वजह से। इसी के साथ यूपीआई का जो फ्रॉड है वो बढ़ता चला जा रहा है। फिशिंग अटैक बेसिकली एसएमएस के माध्यम से क्या किया जा रहा है, लोगों के जो अकाउंट है वो खाली किए जा रहे हैं, और अनऑथराइज जो फंड है, ट्रांसफर है, ये बेसिकली क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट इस प्रकार से किल स्विच मैकेनिज्म लेकर आ रही है। हालांकि यहाँ पर क्या है, अभी इसको लागू नहीं किया गया, अभी यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम तैयार किए जाने की यहाँ पर बात चल रही है। अब यहाँ पर आरबीआई इतना जोर क्यों दे रही है, मैंने आपको बता दिया कि ओटीपी फ्रॉड, रिमोट एक्सेस स्कैम और बाकी चीज़ों की वजह से। ठीक है, इसी के साथ साथ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट में करके, यानी एक प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करके अपने आप को पुलिस, सीबीआई, ईडी बताकर क्या कर रहे हैं, लोगों का पैसा ठग रहे हैं। तो इस वजह से अगर स्विच ऑन और स्विच ऑफ मैकेनिज्म गवर्नमेंट लेके आ जाती है अपने बैंक के अंदर, तो इसकी वजह से जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है और भी अन्य प्रकार के ट्रांजैक्शन है उसको टेम्परेरी बेस पर क्या है, डिसेबल किया जा सकता है, और इससे क्या है, जो साइबर फ्रॉड है वह उसको रोका जा सकता है। अब इसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूपीआई को ही टेम्परेरी बेस पर नहीं बंद करेंगे, बल्कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है, मोबाइल बैंकिंग होता है, उसको भी स्किल स्विच मैकेनिज्म के अंतर्गत बंद किया जा सकता है। अगर हम बात करें दुनिया में क्या इस प्रकार का मैकेनिज्म कहीं और नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है, हाँ इस प्रकार का जो मैकेनिज्म है वो हमें पहले से ही देखने को मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कार्ड ब्लॉक सिस्टम का, जब भी क्या है आपका कार्ड खो जाता है तो आप बेसिकली कुछ स्पेसिफिक पिन होता है, बैंक अकाउंट में जाते हैं, वहां पर उनको डॉक्यूमेंट देते हो और जो आपका कार्ड है उसको जो बैंक है वो ब्लॉक कर देता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास आपका पिन भी है, पासवर्ड भी है और जो कार्ड है वो भी है, तो कार्ड और पासवर्ड दोनों होने के बावजूद भी सामने वाला क्या है, आपका जो पैसा है वह नहीं निकाल सकता है। इसी तरह से ये जो हम किल स्विच मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन शामिल है, ओबियसली यहाँ पर आरबीआई क्या है पूरा अपना सिस्टम मेंटेन करके रखती है, और ये जो सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसी वजह से बेसिकली क्या है, होम मिनिस्ट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसी के साथ साथ जो यूपीआई और ये सारे ट्रांजैक्शन है वह क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इस वजह से यहाँ पर
एनपीसीआई भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको समझना जरूरी है कि इस प्रकार का अगर प्रोग्राम लाया जा रहा है तो ये मिनिस्ट्री शायद इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो साइबर फ्रॉड होम मिनिस्टर का काम है, बेसिकली यूपीआई से संबंधित एनपीसीआई का काम है, और यहाँ पर पेमेंट से रेगुलेशन से संबंधित किसका काम है? आरबीआई का काम है। बैंक से जुड़ोगे तो आरबीआई कहीं ना कहीं आएगी। तो इस वजह से ये सारे जो संस्थाएं हैं मिलकर क्या है यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। अब देखो ये इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझो। यहाँ पर क्या है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट है। ठीक है, यूपीआई जैसा जो पेमेंट मैकेनिज्म है अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया जैसी कंट्री भी आज तक अडॉप्ट नहीं कर पाई हैं। ठीक है, और यूपीआई को हम क्या है कुछ यानी भारत देश क्या करता है दूसरे देशों को बेचता है या फिर क्या बोलते हैं देता है। तो कुछ सिलेक्टिव कंट्रियां ही हैं जिसको क्या है यूपीआई पेमेंट यूज करने का जो टेक्नोलॉजी है ये पता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है इंडिया के माध्यम से ही उन सभी कंट्रीज को प्रोवाइड करवाया गया था। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज है जिनको इंडिया ने यूपीआई पेमेंट का जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश्ड करके दिया है, या यूपीआई पेमेंट कहाँ कहाँ एक्सेप्ट होता है ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है डिजिटल इंडिया के संदर्भ में कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट का करने वाला क्या है कंट्री है। इस वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि यूपीआई की अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ यूपीआई की बात हो रही है, बैंकों का ट्रांजैक्शन तो अलग ही है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूपीआई की बात करें तो हमें देखने को मिलता है बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन एक महीने में हम सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से क्या है इंडिया के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और इसी रिस्क को कम करने के लिए हमें किल स्विच मैकेनिज्म को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये हमारे लिए ज़रूरी है। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, आप यहाँ पर इनको देख सकते हो कि बैंकों को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा कि इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाए, और रिएक्टिव का जो प्रोटोकॉल है वो शायद मुश्किल हो सकता है। ये कुछ कमियां हैं, हालांकि इन कमियों को दूर करके हम क्या है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ग्लोबल लेवल पे पहले ही हमें देखने को मिलता है कार्ड फ्रीजिंग मैकेनिज्म, अकाउंट ब्लॉक का मैकेनिज्म, फ्रॉड अलर्ट सिस्टम और ट्रांजैक्शन कंट्रोल सेटिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने ये जो अभी का लास्ट आर्टिकल है उसका। इसमें हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली अभी यहाँ पर क्या है लिस्ट दी गई है वर्ल्ड के फास्टेस्ट एनिमल्स की। तो इसमें बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जो चीता है या फिर ये एनिमल है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बेसिकली एनिमल्स और स्पीशी हैं जो क्या है इससे तेज दौड़ सकती है। आप यहाँ पर सिर्फ इनका नाम ही ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पेरिजिन फाल्कन, ये बेसिकली क्या है फास्टेस्ट एनिमल है ऑन द अर्थ। ठीक है, इसी के साथ इसकी खास बात है कि ये ग्रेविटी का यूज करता है और अपना एरोडायनेमिक जो बॉडी है शेप है उसका यूज करता है ज्यादा से ज्यादा तेज भागने के लिए। इसी के साथ साथ गोल्डन ईगल, व्हाइट थ्रोट, नीडल टेल, इसी के साथ साथ ब्लैक मार्लिन, सेल फिश, स्वॉर्ड फिश, इसके अलावा सुपर विंग गूज, ये सभी एनिमल्स हैं जो क्या है जो चीता होता है उससे भी ज्यादा तेज भागते हैं। जो चीता है उसका साइंटिफिक नाम यहाँ पर एसिनोनिक्स, यहाँ पर जुबेटस आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली ये अफ्रीका रीजन के अंदर पाए जाते हैं, स्पेसिफिक ये स्पीसी की यहाँ पर बात की जा रही है। और ईरान के अंदर भी कुछ हद तक हमें यहाँ पर बहुत कम संख्या में देखने को मिलते हैं। इसकी खास बात क्या है कि ये एक लाइट वेट होता है, इसके जो स्पाइन होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और इसके जो लेग होते हैं लॉन्ग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है इसके जो नोजल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर कोई भागता है तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन खर्च होता है। अगर ऑक्सीजन खर्च हो रहा है भागते समय बहुत ज़्यादा पैमाने पर, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए भी बड़ा नोजल चाहिए। तो इस वजह से जो बेसिकली यहाँ पर चीता होते हैं उनके जो नोजल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो ज़्यादा पैमाने पर
कर सके। अगर इसका IUCN स्टेटस की बात की जाए तो ये वल्नरेबल ग्रुप में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी इसका जो ट्रेड करना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई इसका शिकार करता है तो उसको क्या है, इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। इसी के साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है कि फास्टेस्ट कौन है। ये तो सभी फास्टेस्ट है ही, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन इसका सही नजर आता है, जो हमने सबसे पहले ऊपर ही डिस्कस किया है। पेरिजेरिन फाल्कन क्या है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनिंग एनिमल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो सीरीज था वो क्या है, बेसिकली वीडियो है वो खत्म होता है। यहाँ पर आप टेलीग्राम लिंक दिया गया है, नाम दिया गया है, इसको आप क्या है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है 499 में, आप इसको हमेशा तक के लिए इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर बुकलेट PDF है, सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ कांटेक्ट करने के लिए ये टेलीग्राम ID का जो स्क्रीन है, इसको आप स्कैन करके यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।